बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वही हुआ है। हाइब्रिड प्लस सिस्टम ने जब तकरीबन इसराइल को तस्लीम कर लिया है, अमेरिका के प्लान का खैर मकदम कर लिया है, अमेरिका के प्लान में जितने मजालिम हैं उन सब पर हाँ कर दी है, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के मुश्तरका एलामिये का खैर मकदम करता है, पाकिस्तान ट्रंप के प्लान का खैर मकदम करता है। तो लफ्जों में लपेट कर आपको ये बताया जा रहा है कि हम इन प्लान्स का खैर मकदम करें। सीधी बात है, जो इसराइल को लेजिटिमाइज करने का, कानूनी हैसियत देने का प्लान है, पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ साहब ने, एस्टैब्लिशमेंट ने वो प्लान इस वक्त मंजूर कर लिया है। ये इसकी हिमायत कर दी है। तो इस हुकूमत को, नून लीग वालों को, जिन्होंने हमेशा वो सियासत की कि ये जो हैं पीपल्स पार्टी वाले, ये इसराइल के यार, भारत के गमखार, हमदर्द, ये इमरान खान यहूदी एजेंट है, ये यहूदी एजेंट है, यहूदियों का दामाद है, ये गोल्ड स्मिथ खानदान का दामाद है। तुम किसके दामाद हो? तुमने क्या किया है? ये जो इन्होंने काम किया, और फिर इसके बाद इंतहाई बेशर्मी के साथ अब तवज्जो हटाने के लिए खबरें अजीब अंदाज में लगाई जा रही हैं कि जी वो हमने ये प्लान जो है वेलकम कर लिया। आप इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, आप इसराइल के तमाम मजालिम को तस्लीम कर रहे हैं। ट्रंप उन तमाम मजालिम की सरपरस्ती करते हुए मजीद मजालिम का एक प्लान दे रहा है, आप उस प्लान को तस्लीम कर रहे हैं। और फिर इन्होंने बाकायदा सहाफियों के जरिए एक अदद मुहिम शुरू की है। वो सहाफी जो इस हुकूमत को और साथ में इमरान खान को हमेशा तनकीद का निशाना बनाते थे, इमरान खान के दुरुस्त मौक़िफ़ के बावजूद वो सहाफ़ी सामने आ गए। जैसे हसन अय्यूब साहब हैं, दोस्त हैं, लेकिन क्या कर रहे थे हसन अय्यूब साहब? देखें, अगर ऐसा ना करें तो रोज़ाना शहादतें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब आप ये सब कुछ करते हैं, तो जो इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में किया, उसके खिलाफ क्यों हैं आप? इंडिया भी तो अब उसके लिए बहाने घड़ रहा है कि अब ये बेहतर करेंगे, ऐसे बेहतर करेंगे। तो वो एक प्लान देकर बैठा हुआ है। जो फलस्तीन के मामले में मुसलसल हो रहा था, हमेशा से हो रहा है, वहां पर अमवात हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं, मजालिम हो रहे हैं, और हमारे मुसलमान ममालिक, OIC 57 इस्लामी ममालिक कुछ नहीं कर सके। तो अब आप कह रहे हैं कुछ नहीं कर सके, तो ये मान लो। तो इसमें तो जो फलस्तीन है वो 22% है, याद रखिएगा। जो इसराइल है वो 78% है। फिर उसके बाद हमास नहीं है। फिर उसके बाद जो फौज है, वो फौज सरपरस्ती में अमेरिका की, ट्रंप की, फिर अरब ममालिक और यूरोपीय ममालिक की फौज, जिस तरह का वाहियात ये प्लान है, उस प्लान को तस्लीम कर लें। जो हमास है वो फौरी तौर पर खात्मे की तरफ चली जाएगी, और जो इसराइल का इनखिला है वो इसराइल की मर्जी से होगा। इतना वाहियात प्लान वो तो पहले भी यही करता रहा है। सीज फायर हुआ था ट्रंप के आने के बाद, उसके बाद मुसलसल शहादतें रोजाना की बुनियाद पर होती नहीं रही। तो अब आप कह रहे हैं कि तस्लीम कर लेते हैं, यानी अब आप उनको लेजिटिमाइज करने के बाद मजीद मजालिम के लिए तस्लीम कर रहे हैं। और सरजमीन, अब ये जो बातें ना जो मेरे दोस्त हसन अय्यूब ने की, मेरे दोस्त इकरारुल हसन साहब मोहतरम, वो कह रहे हैं देखिए इमरान खान ने भी 2 रियासत वाला हल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में माना था। मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि इमरान खान ने क्या माना था और क्या मौक़िफ़ रखा। मुबशिर ज़ादी साहब ये बात कर रहे हैं। उमर चीमा साहब कह रहे हैं देखें, देखने में तो प्लान बड़ा अच्छा लग रहा है, इस प्लान के ही निकात में आपको बता रहा हूं, जितने मजालिम से भरपूर ये प्लान है। तो उमर चीमा साहब ने कहा देखें प्लान देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं इमरान खान का भी यही प्लान था। ये जो आप मैप्स देख रहे हैं ना, 1967 से पहले वाली पोजीशन पे ये इमरान खान का प्लान था। 1967 से पहले वाली पोजीशन, और आज जो पोजीशन है उसमें कहां है फलस्तीन? हम उसको तस्लीम कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो ये इमरान खान पे डालने का काम सहाफी कर रहे हैं। मुबशिर ज़ादी साहब ये बैठे हुए हैं आजकल तुर्की में, और बैठ के कह रहे हैं कि आप अगर कभी तुर्की आए तो मैं आपको इस मुल्क के सहाफियों से मिलाऊं। नजरें कैसे मिलाओगे? ये तमाम बातें करने के बाद, हमेशा इमरान खान को यहूदी एजेंट करार देने के बाद, नजरें कैसे मिलाओगे? ये लोग ये बातें कर रहे हैं। इमरान खान के, मैं आपको दोबारा सुनवाता हूं, इमरान खान के प्लान के मुताबिक जो उसने
इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा दिया कि एक इंसाफ पर मबनी फलस्तीनियों के लिए वायबल, उनकी मर्जी उनकी मंशा के मुताबिक रियासत वो तस्लीम करेंगे। तो मर्जी मंशा के मुताबिक ये मर्जी और मंशा है फलस्तीनियों की, ये तो ट्रंप का प्लान है। इमरान खान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर क्या कहता था, मैं फिर सुनाता हूं आपको, Pakistan has a very straightforward position, and it was our founder of Pakistan, Qaeda-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, was very clear that there has to be a just settlement, a homeland for Palestinians before Pakistan can recognize Israel. फिर बात होती है कि पाकिस्तान में इमरान खान ने इक़्तिदार में आके क्या बातें की। इमरान खान ने इक़्तिदार से निकाले जाने से पहले भी, निकाले जाने के बाद भी इमरान खान ने कहा था ये लोग तस्लीम कर लेंगे, ये इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, ये इमरान खान ने कहा था। ये भी सुनिए कि इमरान खान इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद कि इनका नजरिया पैसा है, क्या कह रहा है। इन चोरों को नहीं अवाम कबूल करती, इनको चोर भी कहते हैं, गद्दार भी कहते हैं, और इन गद्दार ऐसे कि इनका इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है, इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनका असल इंटरेस्ट इनके पैसे है, इनका नजरिया पैसे है। देखिए, जब नजरिया पैसा हो तो नजरिया पैसे के लिए ये हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये इनको मौका मिले ये इसराइल को भी रिकॉग्नाइज करेंगे, इनको मौका मिले ये कश्मीरियों की कुर्बानियों की कब्रें खोद के, यानी उनको कुर्बानियों को नजरअंदाज करके हिंदुस्तान से भी ठीक अपनी दोस्ती कर लेंगे। तो ये हमारे सामने सिचुएशन है। अब सहाफी बाकायदा तौर पर इस मकसद के लिए मैदान में उतार दिए गए हैं कि यही तो पहले भी हो रहा था, ये नहीं हो रहा था पहले। जिस तरह से ये मजालिम उठाए गए नहीं हो रहा था। वो डैनियल रोजन शहबाज शरीफ को टैग करके कहता है ट्विटर पे कि 7 अक्टूबर का हॉरर, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ ऐसे सहाफी पहले से, अहमद कुरैशी जैसे लोग, शाह जुनैजो जैसे लोग, ये पहले से ही बातें कर रहे थे, ये पहले से इसराइल का ढोल बजा रहे थे। अब ये लोग ये बातें कर रहे हैं, तो इंतहाई दर्जे की बेशर्मी का मामला है जो इन्होंने किया है। मैंने आपको इमरान खान का दोनों बार का मौक़िफ़ सुनाया, ये मैप भी आप देख लें कि कितनी बड़ी इस वक्त वारदात डाली जा रही है। दूसरा, तारिक जहांगीरी साहब का मामला। तारिक जहांगीरी साहब को क्या क्या ऑफर्स हुई, हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब सामने ले आए। मैं आपके सामने रखता हूं कि साकिब बशीर साहब क्या बताते हैं। साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर, वो ये बताते हैं कि जस्टिस तारिक जहांगीरी के बेडरूम में कैमरा लगाया गया उनको ब्लैकमेल करने के लिए। तारिक जहांगीरी साहब को तो ये भी पेशकश की गई थी कि आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाते हैं और आपको लाहौर हाई कोर्ट ले जाते हैं, पिंडी बेंच में आप बैठे, वहां पर काम करते रहें आराम से। आप क्यों फॉर्म 45 के पीछे पड़ गए? मैंने आपसे कहा था ये फॉर्म 45 का मामला है। इस्लामाबाद के 3 हलके खुल रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती हुई थी, तो तारिक जहांगीरी साहब के साथ ये किया गया। जो कराची में डॉक्टर रियाज उठाए गए, फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट से फैसला लिया गया, फिर उसके बाद जो सिंध हाई कोर्ट में हुआ, जो हमारे सामने हो रहा है, और इस मकसद के लिए एक मखसूस वकील को टास्क किया गया। ये सब कुछ आपके सामने इस वक्त बिल्कुल ओपन है। मैंने इंटरव्यू किया ना साथी साक एडवोकेट साहब का, वो बताते हैं तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से। अदील सरफराज साहब ने हारून रशीद साहब का इंटरव्यू किया, सीनियर वकील रहनुमा हैं, वो बताते हैं कि तारिक जहांगीरी साहब उनसे 1 साल जूनियर थे, उनके साथ एग्जाम देते थे, पढ़ते थे। तो फैसले में लिख दिया गया सिंडिकेट के कि वो कभी स्टूडेंट थे ही नहीं, ये मजाक किया गया। फिर तारिक जहांगीरी साहब को एक और ऑफर हुई कि आपको बना देते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, जहां सरफराज डोगर साहब को लाया गया, लेकिन काम आपको वैसे करना होगा, ये उनको बताया गया। तो आपकी जो केसेस हैं, डिग्री का मामला है, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। तारिक जहांगीरी साहब ने ये ऑफर भी ठुकरा दी। जो ऑफर थी कि आपको लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफर करते हैं, पिंडी बेंच में बैठे आप और आराम से वहां पर काम करें, ये ऑफर उन्होंने ठुकरा दी। फिर तारिक जहांगीरी साहब को धमकी दी गई, और अब ये धमकी जो है उनको टाउट्स भी देते हैं, टाउट सहाफी, कि जस्टिस जहांगीरी साहब इबरत का निशान बना दिए जाएंगे और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में एक के बाद एक अदालतों में घसीटा जाएगा। ये तारिक जहांगीरी साहब के साथ हो रहा है। लेकिन जहांगीरी साहब अभी तक ही इज स्टेइंग पुट, ही इज फाइटिंग हिज केस। तो अब ये मामला आगे कहां जाता है देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ निज़ाम ने जिस तरह से अपने कब्जे में लिया। साथ ही साथ एडवोकेट साहब तो तारिक जहांगीरी साहब को मशवरा दे रहे थे कि इस्तीफा दें और इस्तीफा देकर आ जाएं।
آستینیں چڑھا کر یہ لڑائی لڑنی ہے، یہ لڑائی تو لڑیں، لیکن اس نظام میں انصاف نام کی چیز نہیں ہے، اس لیے استعفیٰ دے کر آ جائیں۔ آخری چیز، یہ جو اقوام متحدہ میں لے کر گئے تھے مسلم لیگ نون کے کارکنان کو، اور وہ کارکنان جو سوشل میڈیا پر خواتین کو ننگی گالیاں دیتے ہیں، مخالف خواتین کو غلیظ زبان بولتے ہیں، ان کارکنان کو لندن سے اٹھا کے یہ امریکہ پاکستان کے سرکاری جہاز میں بٹھا کر لے کر گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کمال کیا دیکھیے، اقوام متحدہ نے نوٹس لے لیا ہے وزیر اعظم کی تقریر کے دوران جو نعرے لگائے گئے تھے۔ آپ کو یاد ہے جب وزیر اعظم تقریر کر رہے تھے وہاں پر، تو خواجہ آصف صاحب نے گھوم کے عطا تارڑ کو کہا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں۔ عطا تارڑ نے پھر چپ کروایا اور وہ لگے ہوئے تھے سوشل میڈیا پر آ کر، میرے پھیپڑے پھول گئے، میں نے نعرہ لگایا، تو نے نہیں لگایا، میں نے بھی لگایا ایک، ہاں یار ٹھیک ہے۔ یہ کارکنان بٹھائے تھے لے جا کر مہمانوں کی گیلری میں، اقوام متحدہ کے فلور پہ لے جا کے بٹھایا شمع جنیجو کو، اور یہ کارکنان بٹھائے۔ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام مل کر اس ہائبرڈ سسٹم کے بڑوں کے سامنے عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں، یہ کوالیفیکیشن۔ اقوام متحدہ نے، یہ عظیم میاں صاحب کی خبر ہے نیو یارک سے، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران نعرے، اقوام متحدہ کے سیکیورٹی حکام نے نوٹس لے لیا۔ اقوام متحدہ کی روایات کے خلاف داخلی سیاست پر مبنی نعرے کو دنیا کے مختلف ممالک میں بھی دیکھا اور سنا گیا۔ داخلی سیاست پر مبنی نعرے کیوں، کس نے اور کس کے ذریعے پاسز حاصل کر کے لگائے، تحقیق جاری ہے۔ اب اس بات پر بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ پاسز جاری کس نے کی، یہ پاسز جاری کہاں سے ہوئے، یہ اب سوال اٹھ رہا ہے، کیونکہ شمع جنیجو کے معاملے میں بھی سوال تھا اور اب یہ سوال ہے، اور ان لوگوں کی تصویریں ہیں۔ ایک صاحب ہیں پرویز سندھیلا، ان کے ساتھ ایک صاحب اور ہیں راجہ کبیر، جو جب شہباز شریف صاحب نکل رہے تھے تو ان سے لمبا مسافہ کر کے ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے، ہینڈ ہگ۔ وہ تو تحقیق کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے 26 ستمبر کو خطاب کے دوران پبلک گیلری سے شہباز شریف زندہ باد کے نعرے لگائے جانے کا نوٹس اقوام متحدہ کے سیکیورٹی حکام نے لیا ہے۔ اب اس بارے میں تحقیق کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی عالمی حدود میں واقع ہال میں پاکستان کی داخلی سیاست پر مبنی نعرے کیوں، کس نے اور کس کے ذریعے پاسز حاصل کر کے لگائے، یہ اب کیس دیکھا جا رہا ہے، یہاں پہنچا دیا ہے۔ یہ لوگ اپنے کارکنان کو لے کر پہنچ گئے۔ میاں نواز شریف صاحب اقوام متحدہ میں خطاب کرنے گئے تو کس کو لے کر گئے تھے؟ تصویر دیکھیے، میاں صاحب کے پیچھے سارا ٹبر بیٹھا ہوا تھا، سارا ٹبر۔ یہ اقوام متحدہ میں گئے تھے۔ مطلب عجیب و غریب مذاق اس خاندان کا، یا تو اپنے ایسے بھونپو لے جاؤ جو بیٹھ کے مخالفین کو گالیاں دیتے ہیں، یا وہاں بیٹھ کر شہباز شریف زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، یا پھر آپ لے جائیں پورا ٹبر۔ یہ شریف خاندان نے کیا ہے، وہی شریف خاندان، اور اس وقت ہائبرڈ سسٹم اسرائیل کو تقریباً تسلیم کر چکا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔